तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग फोर्स एंड मोशन पढ़ रहे थे। फोर्स एंड मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हम लोग बात कर रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, खास तौर से वो क्वेश्चन जिसमें की चीजें इक्विलिब्रियम में रहे। हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में बात की थी। हमने देखा था स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है, एक स्ट्रिंग में अगर बीच में कहीं मास नहीं लगा हुआ है तो। हम लोगों ने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस भी किए थे, ब्लॉक नॉर्मल फोर्स के क्वेश्चंस भी किए थे। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कई बार आपके क्वेश्चन दिखने में एकदम अलग लगेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, और दोनों का सॉल्यूशन सेम टू सेम होगा, है ना। बस यहाँ पर टेंशन था, यहाँ पर नॉर्मल है। फिर हम लोग पुली पर आए थे। हमने पुली पढ़ा था कि पुली हमारा जो मासलेस और जो आइडियल पुली होता है फिजिक्स में, वो हमारा मासलेस होता है और फ्रिक्शनलेस होता है। ठीक है। इस अगर मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है तो इस पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग जा रही होगी उसके दोनों तरफ टेंशन भी सेम होगा। हमने इसको एनालाइज करते हुए पढ़ा था कि पुली अगर ऐसे, एक पुली से अगर दो मास ऐसे लटक रहे हैं, यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T1 और यहाँ पर टेंशन T2 हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। तो हमारा अगला एग्जांपल है कि हमें इस क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड द टेंशन इन सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब स्ट्रिंग में टेंशन नहीं निकालना है, इस सपोर्ट में टेंशन निकालना है, यहाँ का टेंशन निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग? हमारे पास कुछ स्टेप्स थी, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम इक्विलिब्रियम पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। हमने देखा इस पर फोर्स लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा T। क्योंकि रस्सी का टेंशन है, ये दोनों तरफ लगेगा, पुली पर नीचे, ब्लॉक के ऊपर। यही टेंशन रस्सी में कंटिन्यू रहेगा, पुली पर नीचे लगेगा और इस फ्लोर पे यही टेंशन T ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है, इसमें मैं टेंशन मान ले रहा हूँ, लेट्स से T2 बोल देता हूँ, इसको T1 कर देता हूँ, इसको T2 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने सारे के सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में आई नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस हम लोग बना चुके हैं। अगर आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम तो इसी ब्लॉक को दोबारा बना के सारे फोर्सेस फिर से ड्रॉ करोगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, बट इसकी जरूरत नहीं है समझदार बच्चों को, खास तौर से नीचे mg, ऊपर T1। अब ये डायग्राम आप यहाँ से देखकर इक्वेशन लिख सकते हो, तो यहाँ से देखकर भी इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन असाइन करूंगा या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करूंगा। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन कन्वेंशन से काम चल जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऊपर प्लस नीचे माइनस लिया, इसमें मैंने ऊपर प्लस नीचे माइनस लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं कैपिटल एम ब्लॉक के लिए बात करूं तो क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ T1 माइनस mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ये इक्विलिब्रियम में है। यहां से मुझे मिलेगा दिस इंप्लाइज T1 इक्वल्स टू mg। ठीक है, ये टेंशन T1 इस रस्सी का हमने निकाल लिया, इक्वल टू mg होगा। अब मैं पुली के बारे में बात करूंगा। पुली के लिए अगर इक्वेशन लिखा जाए तो क्या लिख सकता हूं मैं? पुली पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? ऊपर T2 नीचे दो T1, तो T2 माइनस 2T1 equals to 0. This implies T2 is equal to 2T1, that is equal to 2 mg। ये आपका आंसर हो गया। इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, कुछ खास इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है बेटा, सब लोग इसे कॉपी कर लेंगे।
यस शुभायन, आई एम अवेयर ऑफ द न्यूज, और जितना जल्दी ये हो जाए उतना अच्छा हो सकता है। लेकिन अ, अपने जैसे थोड़ी न्यूज आ रही है कि स्कूल्स रीओपन हो सकते हैं। कुछ एक डिवाइसेस आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि एक इनक्लोज्ड एरिया में जितने वायरस हैं सबको मार देंगे वो डिवाइसेस। और अगर क्या वो सर, डिवाइस, वायरस को? हाँ, एक इनक्लोज्ड एरिया में, तो अगर वो डिवाइस काम कर गया, सही में काम कर गया, तो फिर आराम से क्लासेस हो सकती हैं, मॉल्स खुल सकते हैं, आपके थिएटर्स खुल सकते हैं। हाँ, ओपन एरियाज विल स्टिल बी प्रॉब्लमेटिक प्लेस, बट क्लोज्ड एरियाज के लिए कह रहे हैं कि देयर आर कुछ डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं जल्दी ही, जो कि सर क्लोज्ड। स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाने से अच्छा है सर, बाकी कुछ खुले ना खुले। बेटा सेफ हो जाए सब, सबसे पहली पहली चीज सेफ्टी होती है, बाद में बाकी सब कुछ होता है। ठीक है, चलो, हम भी चाहते हैं स्कूल कोचिंग जल्दी से जल्दी खुले, बट देखते हैं। कॉपी हो गया सबका ये? हाँ सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये पुली पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये हमें निकालना है। क्या करेंगे? हमारे पास तरीका वही है। सबसे पहले तो नीचे फोर्स लगा यहाँ पर mg, यहाँ का टेंशन मान लेते हैं T, इधर भी टेंशन लगेगा T, रस्सी वही है इसलिए इधर भी टेंशन T ही रहेगा। ठीक है, सपोर्ट इस पे, इस डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा सकता है। ध्यान दीजिए, सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट फोर्स किधर लगाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सपोर्ट के फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, इधर एफ एक्स, इधर एफ वाई। बेसिकली हमें ना एफ एक्स पता है ना एफ वाई पता है, क्योंकि हमें फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता। तो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अज्यूम करने से बेटर है उसके कंपोनेंट्स अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे इक्वेशन। तो ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो डायरेक्शन मानना पड़ेगा, ऊपर की तरफ प्लस मान लिया, नीचे की तरफ माइनस मान लिया। ठीक है, ब्लॉक के लिए हमने जैसे ही ऊपर प्लस नीचे माइनस माना, हम क्या लिख सकते हैं? टी माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू, मैं जी को 10 ले रहा हूं तो 100 न्यूटन। ये टेंशन टी कितना है? 100 न्यूटन है। अब बात करते हैं पुली की। तो देखिए, पुली के लिए हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर उतने अच्छे से क्लियर ना हो रहा हो डायग्राम, तो मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहा हूँ। हालांकि जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्योंकि शुरुआत है इसलिए मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहा हूँ। इधर लग रहा है एफ एक्स, इधर लग रहा है एफ वाई, नीचे लग रहा है टेंशन टी, इधर भी लग रहा है टेंशन टी। ठीक है, तो हम एक्स डायरेक्शन, अच्छा मैंने इसके बाय डिफॉल्ट इधर एक्स और इधर वाई मान रखा है, तभी मैंने इसको एफ एक्स और इसको एफ वाई एज्यूम किया। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एफ एक्स माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू टी। और अगर वाई डायरेक्शन के बारे में बात करें तो एफ वाई माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि एफ वाई इक्वल्स टू टी। ठीक है, सपोर्ट नहीं है, एफ एक्स और एफ वाई लगाए हैं। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द पुली। स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है? तो स्ट्रिंग इस पुली पर दो फोर्स लगा रहा है, एक टेंशन टी इधर, एक टेंशन टी इधर। ये जबरदस्ती में, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी, पर ये मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि अगर किसी इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, बताओ सपोर्ट कितना फोर्स आएगा पुली पर, तो उसका जवाब आप ऐसे निकालोगे, एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स टी और वाई डायरेक्शन में एफ वाई, वो भी टी है। टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके ऊपर 100 न्यूटन। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे पढ़ूं, पे पहुंचूं कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली, तो ये स्ट्रिंग जो है इस पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो स्ट्रिंग पुली पे दो फोर्स लगा रहा है, एक नीचे टी, एक लेफ्ट में टी। टोटल फोर्स कितना हो गया? देयरफॉर नेट फोर्स बाय स्ट्रिंग कितना हो गया? एफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दैट इज टी रूट टू, दैट इज इक्वल टू 100 रूट 2 न्यूटन। ये आपका आंसर है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको सब लोग।
सर सपोर्ट का भी आंसर 100√2 ही आएगा ना? हाँ, सपोर्ट का आंसर भी 100√2 ही आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? फोर्स कैसे लगेगा? सर अच्छा, आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे बेटा? मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, पढ़ाई कम हुई है? सर एक बार आप दिखाइए। वो ठीक है, इसको देख लो, बट मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं आप लोगों के टेस्ट में? पहले मुझे इस चीज का जवाब दो। किसका सर? स्कूल में स्कूल बोल रहे हैं, हमारे टेस्ट में मार्क्स आप लोगों के थोड़े कम आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में। पढ़ाई कम हो रही है, थोड़ी और बढ़ाइए पढ़ाई को, ठीक है? किसी भी चैप्टर के फर्स्ट टेस्ट के मुकाबले सेकंड टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, सेकंड के मुकाबले थर्ड में ज़्यादा होने चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि हर चैप्टर पे 3 4 5 टेस्ट होंगे आपके, ठीक है? तो हर चैप्टर में फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में ज़्यादा, सेकंड टेस्ट से थर्ड टेस्ट में ज़्यादा, इस तरीके से मार्क्स हमेशा बढ़ने चाहिए, किसी के डिक्रीज नहीं होने चाहिए। समझ में आया? अगर यस सर। अगर यस सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। हमसे पूछा गया है फाइंड एफ टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, आल्सो फाइंड द फोर्स बाय सपोर्ट इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, सपोर्ट का मतलब इस पुली का सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट। हमें बताना है सबसे पहले तो कि हमें अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आईसीएसई बोर्ड से आए हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन सीधे रट रखा कौन है ना, मैकेनिकल एडवांटेज और ये सब करके, राइट? अब उसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या इजी क्वेश्चन तो बन जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन जाके पक्के फंस जाओगे। वो 10th में आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। या तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाओ, नहीं तो रटवाओ मत कम से कम। बट पढ़ाया गया है, क्या कर सकते हैं, उसको भूल जाओ, बेटर रहेगा आपके लिए। हमें ये फोर्स ठीक है बताना सर। है। वी नीड टू फाइंड द फोर्स टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग सारे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे लग रहा है लेट्स से फोर्स mg। यहां पर देखिए रस्सी कितनी, यहाँ पे पहले समझ लीजिए। एक तो ये रस्सी है, ठीक है, एक ये रस्सी है, और एक ये सपोर्ट जो ये भी इफेक्टिवली रस्सी ही है, ठीक है। 3 स्ट्रिंग्स है। तो क्या तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। डिफरेंट होगा। आधा होगा। ओके, तो मैं काम कर रहा हूं, यहां पर टेंशन मान ले रहा हूं T1। इस स्ट्रिंग में, लंबी वाली स्ट्रिंग में टेंशन मान ले रहा हूं T2। यहाँ पे टेंशन T2, तो यहाँ पर भी T2 लगेगा कि नहीं लगेगा? और यहाँ पर भी T2 ही लगेगा। यहाँ का टेंशन मान ले रहा हूँ T3, मुझे T3 निकालना है क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर एक एक ब्लॉक की। या फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारे फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो बने हुए हैं। तो ब्लॉक के लिए मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ प्लस ले लिया, नीचे की तरफ माइनस ले लिया। तो ब्लॉक के लिए अगर बात करता हूँ तो ब्लॉक के लिए लिख सकता हूँ T1 माइनस mg इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज T1 इक्वल्स टू mg इज इक्वल टू 10g, मतलब 100 न्यूटन। जी को मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान रहा हूँ। ये ब्लॉक हो गया। देन कम्स द स्मॉलर पुली। इसको मैं स्मॉलर पुली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो पुली 1, यहाँ 1 लिख के पुली 1 कर सकते हो। तो स्मॉलर पुली के लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? स्मॉलर पुली पे एक टेंशन T1 नीचे लग रहा है, 2 टेंशन T2 ऊपर लग रहे हैं, राइट? इसके लिए भी मैंने ऊपर प्लस ले लिया, नीचे माइनस ले लिया। देखो वो जो आपको मैंने स्टेप सिखाए थे देवर मेनली गाइडलाइंस, ठीक है। रट उसको लकीर के फकीर की तरह फॉलो नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्वेशन लिखने से पहले उस ऑब्जेक्ट का के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लेना, ठीक है, और उसके लिए साइन कन्वेंशन बना के कंपोनेंट्स कर लेना। तो यहाँ पर अगर स्मॉलर पुली के बारे में बात कर रहे हैं तो इस पर 2 फोर्स ऊपर लग रहे हैं, 2T2, और नीचे एक लग रहा है -T1।
ये मासलेस है क्योंकि हमारी आइडियल पुली सारी की सारी मासलेस होती है। अभी तो आपको सारी पुली मासलेस ही मिलेगी, मास वाली पुली के साथ हमें डील ही नहीं करना अभी, ठीक है। तो 2t2 माइनस T1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज T2 इक्वल्स टू T1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। कोई दिक्कत? एक मिनट सर, 2T2, हाँ हाँ हाँ, एक T2 इधर, एक T2 इधर, राइट? ओके, ओके सॉरी सर। 100, सॉरी सॉरी 50 न्यूटन, क्या बोल रहा हूँ? 50 हाँ, ओके, स्मॉलर पुली आ गया। अब बात करते हैं इस लार्जर पुली की, लार्जर पुली। वो जो बड़ी वाली पुली है, जो मेन पुली है, उसके लिए क्या कह सकता हूँ मैं? इसके लिए मैंने ऊपर प्लस ले लिया है, नीचे माइनस ले लिया है, क्योंकि और कोई इसी डायरेक्शन में फोर्स लग ही नहीं रहा। तो इसमें फोर्स लग क्या करें? ऊपर एक T3, नीचे एक T2, दो T2 और तीन T2, है ना? क्या लिख सकते हैं? T3 माइनस 3T2 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज T3 इज इक्वल टू 3T2 दैट इज इक्वल टू 150 न्यूटन, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये सर, एक ऑल तो नहीं समझ में आया सर। क्या? सर, ये सर लार्जर पुली में 3T2 सर, ये वाला एक बार सर। देखो, यहाँ से T2 फोर्स लगाया इधर वाली स्ट्रिंग ने, यहाँ से T2 फोर्स लगाया इधर वाली स्ट्रिंग ने, और यहाँ से T2 फोर्स लगाया ये वाली स्ट्रिंग, क्या समझ हुआ? में आ गया सर। ठीक है, ओके। तो T3 कितना हो गया? 150 न्यूटन हो गया। तो हमारा ये सेकंड पार्ट तो हो गया, ऑल्सो फाइंड द फोर्स बाय सपोर्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहला बताना है, वी नीड टू फाइंड F टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो क्लियरली बात है, F जो है वो T2 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ या हाँ ना? सर। हाँ सर। अब देखो, तो आईसीएसई में आए से हैं उनको तो बहुत इजी पड़ेगा ये चीज समझना, आई होप सो, अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी ठीक से पढ़ाई करिए तो। सीबीएसई के लिए भी डिफिकल्ट नहीं, बट एक चीज समझो, यहाँ जो आप फोर्स लगा रहे हो एफ, आपने क्या किया? 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और इससे 100 न्यूटन के वेट को बैलेंस कर लिया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? हाँ 50 न्यूटन का फोर्स लगा के आप 100 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को उठा ले रहे हो। समझ में आई बात? ऐसा ऑड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थोड़ा सा ऐसा कैसे हो गया सर? मतलब 100 न्यूटन का फोर्स उठाने के लिए मुझे सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, ऐसा कैसे हो गया? तभी तो वो काम को इजी करेगा। क्या? अगर मुझे भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा तब तो मेरे लिए भी काम डिफिकल्ट ही रहेगा। पुली लेके जाओ। देखो, जवाब इसका बहुत सिंपल सा है। आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। और भी चीजों के कंजर्वेशन होते हैं, बट क्या आपने कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स पढ़ा है? ना, हाँ, ना ना ना। नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। फोर्स कंजर्व हो ऐसा कोई फंडा है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कि 100 न्यूटन के फोर्स के वेट को उठाने के लिए हम 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी फंडा नहीं। इनफैक्ट हमारी मशीन्स, जो सिंपल मशीन्स होती हैं, उसका पर्पज ही ये होता है क्या? कि हेवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़े। और 100 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए अगर हमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो सोचिए हमें कितने टाइम्स कम फोर्स लगाना पड़ा? 100/50 2 टाइम्स कम फोर्स लगाना पड़ा, हाँ या ना? यस सर। इस 2 को ना हम लोग कई बार मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज तो सर ये क्या बोलते हैं, लोड आर्म बाय एफर्ट आर्म, वो था ना। तो लोड कितना है? 100 न्यूटन, और इधर कितना फोर्स लगाया? 50 न्यूटन। लोड बराबर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। समझ में आया? तो इसको 10 मैकेनिकल में पढ़े थे एडवांटेज तो कहते हैं। भूल गया। बट ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ना, इस तरीके की कोई भी चीज आपको क्लास 11 12 में नहीं देखनी है, सिर्फ आईसीएसई में क्लास 10th में, ठीक है। मैं सिर्फ एक सर मेथड फिर कुछ है मैकेनिकल एडवांटेज करके, क्योंकि 10 में तो पढ़े थे। नहीं है, ठीक है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। अपन लोग डायरेक्ट जब पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। यार आपको जो 10th में पढ़ाया था वो बहुत ही स्पेसिफिक केसेस बताए थे, 2 या 3 केसेस बताए थे, राइट? यहाँ हम आपको जनरल केस बता रहे हैं कि जनरल केस कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज नाम का टर्म होना चाहिए, बट उसकी 11 12 में जरूरत नहीं। या तो उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है। तो अभी से उसकी जरूरत नहीं है। क्लास 10th में आपका क्यों है, इसके पीछे कोई कारण मेरे को पता नहीं है, ठीक है बेटा।
अब बात करते हैं, फिर से सिस्टम पे आएंगे। सिस्टम के बारे में हल्की फुल्की बात तुम कर चुके हैं, दोबारा से बात कर रहे हैं। सिस्टम एंड नेट इंटरनल फोर्स ऑन अ सिस्टम। एक सिस्टम और उसके ऊपर लगने वाला नेट इंटरनल फोर्स। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले तो collection of two or more than two objects that interact with each other form a system. ठीक है, सिस्टम किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट ले लो, चार ऑब्जेक्ट ले लो, 10 ऑब्जेक्ट ले लो, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम हम मान सकते हैं। सिस्टम कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड करूंगा। कैसे डिसाइड करेंगे? जिस जिस जिन पार्टिकल्स के या जिन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सिलेक्ट करने से हमारी इक्वेशंस इजियर पड़े, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें फायदा हो, उनको हम सिस्टम मानेंगे, जिससे कि हमें आगे चल के इक्वेशन कम बनानी पड़े या इक्वेशन सॉल्व करना आसान पड़े, कुछ कुछ ऐसा हमें बेनिफिट मिल रहा हो। ठीक है, आप डिसाइड करोगे सिस्टम, मैं डिसाइड करूंगा सिस्टम। क्वेश्चन डिसाइड करके नहीं देगा सिस्टम। ठीक है, समझ में कैसे आएगा सर? प्रैक्टिस से। ठीक है, फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। वो जो सिस्टम के अंदर के सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर जो फोर्स लग के बीच में जो फोर्स लग रहे होंगे, मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स को मिला के आपने सिस्टम बनाया, वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। फोर्सेज अप्लाइड ऑन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिस्टम बाय सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ लास्ट पॉइंट, नेट इंटरनल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो। कैसे? कैसे? So due to third law of Newton, ड्यू टू they cancel out each other. All into one. हाँ देखो, नेट इंटरनल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। हाउ? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मान लेते हैं हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट ये 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है। क्या होगा? 1 पर अगर 2 ने फोर्स लगाया तो 1 2 पर भी फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? दिस इज Yes, फोर्स sir. ऑन 1/2, दिस इज फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, तो फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? माइनस टाइम्स फोर्स ऑन 2/1। यस Therefore, force on 1/2 plus force on 2/1 equals to 0, है ना? इस तरीके से आप कोई भी दो चीजों का ग्रुप ले लो, उनके बीच में जो इंटरनल फोर्स होगा उसका सम कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0। समझ में आई बात? 0 0, हाँ या ना? हाँ या ना? सर। तो जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं, क्योंकि सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस विल एग्जिस्ट इन action reaction pair, so their sum will be equal to 0. If action is internal force, then reaction will also be internal force, है ना? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है एस, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ए से लेकर जेड तक 26 ऑब्जेक्ट है आपके पास। उनमें से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए मैंने, ए और एस। अगर ए पर जो फोर्स एस ने लगाया है, अगर वो इंटरनल है, मतलब ए और एस दोनों सिस्टम का पार्ट है, हाँ ना? अगर ए पर जो फोर्स एस ने लगाया है वो अगर इंटरनल फोर्स है, मतलब ए और एस दोनों सिस्टम के पार्ट है, कोई सराउंडिंग नहीं है, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे में जो फोर्स एस पर ए लगाएगा वो भी इंटरनल फोर्स हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब क्या है? अगर एक्शन इंटरनल फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी इंटरनल फोर्स होगा, हाँ या ना? Yes, sir. इसलिए एक्शन रिएक्शन का सम क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो और सारे के सारे जो इंटरनल फोर्सेस होंगे वो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए नेट इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. Okay.
So net internal force on a system is always 0, ये हमेशा ध्यान रखना। Now सर आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। हाँ आवाज कम हो सर। रहा है, यस सर। कम को कैसे बढ़ाया जाए? यहाँ पे तो कोई कंट्रोल है? हाँ एक, अरे यार ये अब ठीक है? यस हाँ सर। Okay. So now let's move on to equilibrium of a system. तो सर एक बार वो दिखाइए, ड्राइंग कर लेते हैं। अरे ये ड्राइंग क्या, चलो ठीक है कर लो यार, हाँ सर। आराम से करो। ओके सर। Okay. Okay. So यस सर। next is equilibrium of a system. क्या बोल रहा है कि if a system is such that there is no relative motion between the components of the system, अगर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स, अगर आपका जो सिस्टम है उसके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रही है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, देन उस केस में अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी 0। क्यों? क्योंकि नेट इंटरनल फोर्स तो ऑलरेडी 0 है ना? हाँ है ना? समझ में आई बात? सर ये क्या बोला, और एक बार बोलेंगे? नेट फोर्स 0 होने से इक्विलिब्रियम रहता है। हाँ तो अगर इंटरनल फोर्स तो हमेशा 0 है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स भी 0 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम ही रहेगा, है ना? बट इसके लिए हमारे पास ओके। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो दो ऑब्जेक्ट है सिस्टम में, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या होगा ना कि फिर कुछ मतलब इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं उस चीज को। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? हर एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली रेस्ट पे होना चाहिए ना। समझ में आई बात? तो दोनों के बीच में आपस में भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरनल, ठीक है? तो उस केस में अगर इनके बीच में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और इंडिविजुअली भी कोई मूव नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या चाहिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा? ओके सर। सीधी से बात ध्यान रखो, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, कहानी खत्म। ये सफिशिएंट है, सॉरी ये नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट है। सफिशिएंट तब होगा अगर ये कंडीशन मीट करे, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है? ओके सर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। हमें 3 बक्से दे रखे हैं, M1 M2 M3 के बीच में स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग, तीनों का टेंशन T1 T2 T3 मेंशन्ड है, हमें T3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका मैंने आपको अभी तक सिखाया है उस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बता रहा हूं मेथड 1। सब पे लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ करो, तो इस पे लगा M1G, इस पर इन दोनों पे लगा टेंशन T1, इन दोनों पे लगा टेंशन T2, इन दोनों पे लगा टेंशन T3, इस पे नीचे लग रहा है M2G, इस पे नीचे लग रहा है M3G। हाँ या ना? समझ में आई बात? ये M2G है,
आपको पता है मास m2 है तो m2g लग रहा होगा नीचे, ठीक है। ये सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं इन सबके लिए मैंने क्या किया, इन सभी के लिए मैंने ऊपर प्लस मान रखा है और नीचे माइनस मान रखा है, ठीक है। तो ऐसे में मैं अगर m1 की इक्वेशन लिखता हूं तो m1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, t1 माइनस m1g इक्वल्स टू 0। m2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, m2 पे क्या लग रहा है, ऊपर t2 नीचे t1 और m2g, तो t2 माइनस t1 हाँ सर। माइनस m2g इक्वल्स टू 0। और अगर m3 की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, t3 माइनस t2 माइनस m3g इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैंने कह दिया इसको इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2, इसको कह दिया इक्वेशन 3। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है t3। क्या नहीं निकालना है सर, t1 और t2 नहीं निकालना है। 3 वेरिएबल है मेरे पास, t1 t2 t3। इन तीनों में से t1 और t2 नहीं निकालना है, t3 निकालना है। तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, पहले क्या देखो क्या नहीं निकालना है। तो बेसिकली मुझे t1 और t2 अगर नहीं निकालना तो मैं चाहता हूँ दोनों कैंसिल हो जाए। मैं देखता हूँ t1 कहाँ कहाँ आया, यहाँ आया प्लस t1, यहाँ आया माइनस t1, बहुत बढ़िया। यहाँ आया प्लस t2, यहाँ आया माइनस t2, बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, t1 से t1 चला जाएगा, t2 से t2 चला जाएगा, बचेगा सिर्फ t3। तो क्या हो जाएगा, t3 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज t3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g। ये तरीका मैंने आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया अभी तक, हेलो? यस सर। सिखाया है सर। यही सिखाया ना। अब देखो अपन लोगों ने अभी भी क्या पढ़ा, सिस्टम पढ़ा है। तो हम सिस्टम का यूज करके इसको और शॉर्ट बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। सर रुक जाइए, कॉपी कर लें। रुक तो जाओ, मेरे को पहले सॉल्यूशन तो बताने दो। दूसरा मेथड 2, दूसरा मेथड क्या है, आप सिस्टम ले लीजिए m1 प्लस m2 प्लस m3, इन तीनों का आप सिस्टम ले लीजिए, ठीक है। मैंने इन तीनों को मिलाकर, मतलब इस पूरे जो मैं डब्बा बना रहा हूँ इसके अंदर जो कुछ भी उसको सिस्टम ले लिया, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी भी मेरे सिस्टम के अंदर हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस सिस्टम का मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। इस पर नीचे फोर्स लगेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। और इस सिस्टम के लिए ये T2 और T1 तो इंटरनल फोर्सेस हो गए, बचा क्या T3, तो ऊपर लगेगा टेंशन T3। अब मैं सीधे इसकी इक्वेशन लिखूंगा, T3 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी इक्वल्स टू 0। सीधे मेरा आंसर आ गया, T3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 जी। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके, तो सब लोग कॉपी कर लेंगे इसको फटाफट। कॉपी हो गया? सर इसमें सर। तो पूरा रस्सी एक ही है, तो फिर एक ही टेंशन क्यों नहीं हाँ हाँ मांगने? हाँ हाँ, किसने बोला पूरा रस्सी एक ही है? एक नहीं है। अलग अलग, यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक। दो बातें, सबसे पहले तो अलग अलग है, दूसरी टेंशन डिफरेंट है तो। सुन तो लो यार, सबसे पहले तो अलग अलग है। यस सर। दूसरा अगर सेम भी है और मान लो ऐसा बना सिस्टम बनाया गया कि नीचे वाले ब्लॉक से बांधा, फिर बीच वाले ब्लॉक के ऊपर लपेटा, फिर उससे ऊपर लेके गए, फिर ऊपर वाले ब्लॉक पे लपेटा, फिर उससे ऊपर लेके गए, लेट्स से ऐसा भी है, एक ही स्ट्रिंग है। तो इस अरेंजमेंट में क्या होगा, उस रस्सी के बीच में मास आ गया ना,
कि नहीं आया? हाँ नॉट बन गया। बीच में मास आ गया, नहीं नॉट नहीं बना, मास आ गया ना, M1 M2 और M3 मास आ गया ना बीच में। हाँ तो ऐसे में दोनों तरफ टेंशन अलग अलग हो जाता है। अच्छा ठीक है, समझ सिर्फ गया सर। सिर्फ हाँ मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है ना, समझ में आई बात? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। सर एक मिनट रुकिए। हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही ये अरे मादा चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, बाउंड्री वाले गड्ढा भेजे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा। सर डन। डन, ओके। So this is your next question. With what force must the man pull the string in order to stay in equilibrium? हमें दे रखा है इस मैन का मास 60 केजी है और इस प्लेटफॉर्म का मास 20 केजी। ये कुछ गड़बड़ है, कुछ किसी और क्वेश्चन का छप गया। ठीक है, मैन का मास कितना है 60 केजी, इस प्लेटफॉर्म का मास कितना है 20 केजी। देखो समझ लो क्या दिख रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में। एक पिंजरे के अंदर आदमी को रख दिया, पिंजरे को पुलिस से लटका दिया और उसके दूसरा एंड आदमी को ही पकड़ा दिया। एक विलन था, उसने हीरो को ऐसे रख रखा है, नीचे यहाँ पे लावा वावा कुछ पड़ा हुआ है या मगरमच्छ रखे हुए हैं। अगर इसने रस्सी छोड़ी तो क्या होगा, ये मगरमच्छ के मुंह में जाएगा सीधे। ठीक है, तो बताना है कि इसको कितने फोर्स से रस्सी को खींचना पड़ेगा सो दैट ये इक्विलिब्रियम में रहे। समझ में आई बात? सर एक मिनट रुकिए, डायग्राम को ड्रॉ करने दो। देखो इसको मैं जिसको पहले आप लोग ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। आदित्य आपका आंसर गलत है। देखो क्या होगा, क्या सर करेंगे हम तो आंसर भेजे ही नहीं। आदित्य अग्रवाल। आयुषी आपका आंसर भी गलत है।
दीपान्विता आपका सही है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। हमने देखा कि इस आदमी पर नीचे लगेगा कितना 60 जी, इस प्लेटफॉर्म पे लगेगा 20 जी, यहां पर लगेगा लेट से टेंशन टी, पुली पे टेंशन टी नीचे लगेगा, यहां टेंशन टी ऐसे लगेगा, है ना। कोई दिक्कत और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? नॉर्मल और कोई फोर्स लग रहा होगा? सर पुली पे लगेगा सर सपोर्ट पुली का पे। सपोर्ट। चलो पुली पे लगे, मान लेते हैं इसको T2 बोल देता है। और कोई फोर्स, सॉरी, और कोई फोर्स? सर जिससे खींच रहा है। वो तो टेंशन हो गया ना, रस्सी पे इसने टेंशन टी नीचे लगाया, रस्सी ने इस पे टेंशन टी ऊपर लगाया। और कोई फोर्स? सर प्लेटफॉर्म आदमी को देगा नॉर्मल। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स भूल रहे थे आप लोग। नॉर्मल इस रिएक्शन। आदमी पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल फोर्स, वही नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा, है ना। कोई दिक्कत? अब देखो, क्योंकि इस डायग्राम में थोड़ी हौच पौच है, इसलिए मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना प्रेफर करूंगा। तो अब अगर मैं मैन का डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो मैन को देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो आपको आदमी बनाने की जरूरत नहीं, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इनफैक्ट पॉइंट से रिप्रेजेंट करने में कंफ्यूजन कम होगा आप लोगों को। इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? नीचे लग रहा है 60 जी, ऊपर लग रहा है टेंशन टी, और एक नॉर्मल भी लग रहा है, टी प्लस नॉर्मल लग रहा है, हाँ या ना। तो मैंने ऊपर प्लस और नीचे माइनस मानते हुए क्या लिखा, टी प्लस नॉर्मल माइनस 60 जी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज टी प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 600 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बन गया आपका इक्वेशन 1। अब मैं बात करूंगा इस केज की या प्लेटफॉर्म की, क्योंकि क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म दे रखा, तो हम भी प्लेटफॉर्म लिखेंगे। अगर हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, तो प्लेटफॉर्म पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? प्लेटफॉर्म पे एक टेंशन इधर लग रहा है ऊपर की तरफ टी, और क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स नीचे लग रहा है, और 20 जी भी नीचे लग रहा है ना। और तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे भी मैंने ऊपर प्लस माना, नीचे माइनस माना, और लिखा क्या, टी माइनस नॉर्मल माइनस 20 जी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज टी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 20 जी है, 200 न्यूटन। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। मुझे निकालना क्या था, फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द स्ट्रिंग, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन द मैन, मतलब टेंशन टी। मुझे टेंशन टी निकालना है, ठीक है। क्या नहीं निकालना है, नॉर्मल नहीं निकालना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, जिससे कि मेरा नॉर्मल कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्या बचा, 2t इज इक्वल टू 600 प्लस 200 800 न्यूटन। दिस इंप्लाइज टेंशन t इज इक्वल टू 400 न्यूटन। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत है? देखो, ये क्वेश्चन जब भी मैंने क्लास में करवाया है, 80% क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, इस नॉर्मल को भूल जाते हैं। 80% बच्चे, भगवान जाने क्यों भूलते हैं, बट मुझे मालूम है भूलते हैं। तो मैंने, इसलिए मुझे पता था, मैंने सब उसको अंत में ड्रॉ किया, आप लोगों से पूछा, आंसर काफी देर बाद मिला मुझे। ठीक है, बात समझो कि ये जो, मतलब इस, यहां से आपको लर्न करने को मिलेगा कि नॉर्मल फोर्स अक्सर छूट सकता है। ठीक है, आपको बाकी फोर्सेस में आप इतने इन्वॉल्व होते हो कि अक्सर नॉर्मल फोर्स छूट जाता है। इसलिए हमेशा अलग से नॉर्मल फोर्स के बारे में सोच लिया करो कि सर कहीं कहीं और नॉर्मल फोर्स तो नहीं लग रहा है। अलग से जरा सा भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिखे, जो पहले नहीं से सॉल्व नहीं कर रखा जैसा सिस्टम, एक नॉर्मल फोर्स के बारे में सोच लो। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, इसका एक और मेथड है जो बहुत ही फास्ट है। सर हम्म, सर ये प्लेटफॉर्म और मैन को एक हाँ, बॉडी वही एज्यूम करके वही कर सकते हैं। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। एक बॉडी नहीं, सिस्टम मान के। सिस्टम मैंने ले लिया है इक्वल्स टू मैन प्लस
प्लेटफॉर्म। देखो मैं इस आदमी और प्लेटफॉर्म के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये हमारे क्वेश्चन की इनहेरिट कंडीशन है, मतलब ऑलरेडी अज्यूम्ड कंडीशन है। इसलिए ऐसे में हमें इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ क्या चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 चाहिए। तो मैंने मैन प्लस प्लेटफॉर्म को सिस्टम मान लिया। तो ये जो नॉर्मल फोर्स जिसको मैं भूल रहा था ना, उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने किसको सिस्टम माना है, इतने को। तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, इस सिस्टम के ऊपर, मैन प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी का वेट प्लस प्लेटफॉर्म का वेट, है ना। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बोल दे रहा हूँ। कैपिटल एम आदमी के वेट को मास को बोल दे रहा हूँ, स्मॉल एम प्लेटफॉर्म के मास को बोल दे रहा हूँ। और ऊपर की तरफ देखो तो कितना लग रहा है इसके ऊपर, एक टी इधर से एक टी इधर से, 2t, हाँ या ना। तो मैं लिखूंगा 2t माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज टेंशन टी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाय 2, दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 20 80 बाय 2 40 इंटू 10 400 न्यूटन। तुरंत आंसर आ गया। समझ में आई बात? Can you repeat this process once more? देखो अगर मैंने इस आदमी और प्लेटफॉर्म को मिलाकर एक सिस्टम मान लिया, तो ये नॉर्मल जो है ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि आदमी ने प्लेटफॉर्म पे लगाया, प्लेटफॉर्म ने आदमी पे लगाया। एक्सटर्नल फोर्स क्या बचे, जो अर्थ लगा रहा है 20 जी इस प्लेटफॉर्म पे और 60 जी आदमी पे, प्लस जो रस्सी लगा रही है ऊपर से, एक टेंशन टी इधर एक टेंशन टी इधर, 2t। तो उस सिस्टम पे क्या लगा, ऊपर की तरफ 2t, नीचे की तरफ दोनों का मास इंटू जी। इक्विलिब्रियम में इसलिए 2t माइनस कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल टू 0। खत्म, है ना। Okay. देखो बेटा, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ, उतनी ही उससे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन मैं टेस्ट में देता हूँ। ये दो चीज अगर आप ईमानदारी से कर लोगे, टेस्ट का क्वेश्चन जो नहीं बने, मान लीजिए डिस्कशन के बाद भी नहीं बने, तो डिस्कशन के बाद मतलब डिस्कशन में भी नहीं हो पाया मान लेते हो क्वेश्चन, तो बैठ के उन क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर लोगे, टेस्ट वाले भी और प्लस ये भी क्लास वाले सारे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे, तो मतलब इतने वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कि जेई मेन में तो एटलीस्ट और नीट में तो एटलीस्ट आपको नया क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, जेई एडवांस के लिए ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं। Advanced. कॉपी हुआ? यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा अगला टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मोमेंटम कौन है, कोई मुझे बताएगा? To change the velocity. मोमेंटम सिंपली एक वेक्टर क्वांटिटी है। Rate of change of velocity. जिसको हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। Mass into इसका velocity. डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का होता है, मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू वेलोसिटी। ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को के मोशन को रोकना कितना मुश्किल है। समझ में आई बात? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकना कितना मुश्किल है। अगर हम कोई पर्टिकुलर फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फोर्स कितने ज्यादा देर के लिए लगाना पड़ेगा, या कम देर में कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हो। अगर कोई आपको आपको छोड़ो, कोई एक आदमी को एक पत्थर फेंक के मारे, लेट से पत्थर की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो आदमी को चोट लगेगी, है ना। अगर 20 मीटर पर सेकंड की जगह 40 मीटर पर सेकंड से मारेगा,
तो चोट ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? कम। कम लगेगी, एक थप्पड़ पड़ेगा। ज्यादा। ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी ना? अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो, या वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होता है। ठीक है, इसी को समझने के लिए ऐसे समझिए, पत्थर मारा 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बाइक मार दी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, किस केस में ज्यादा चोट लगेगी? बाइक। बाइक। क्यों? क्योंकि बाइक का मास ज्यादा है, मास इंटू वेलोसिटी बाइक का ज्यादा है। ठीक है, उसको रोकने के लिए अगर बाइक आके आपसे टकराती है या किसी लड़के से टकराती है तो उसको रोकने में ज्यादा दिक्कत होगी, उससे आपको ज्यादा चोट लग सकती है। ठीक है, तो क्या है कि जितना मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल है या जितना किसी ऑब्जेक्ट में चोट लगाने की क्षमता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। किसी चीज को रोकना कितना मुश्किल है, इस चीज का एक तरीके से ये मेजर है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी पढ़ाई के मोमेंटम को कहा जा सकता है आपका कंसंट्रेशन इनटू टाइम गिवन। कितने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो और कितना टाइम आप दे रहे हो अपनी पढ़ाई को, वो आपकी पढ़ाई का मोमेंटम कहा जा सकता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन से ज्यादा टाइम तक पढ़ रहे हो तो पढ़ने में मजा आने लगता है और फिर पढ़ाई रुकती नहीं है, क्योंकि पढ़ाई मजेदार लगने लगती है। ट्रस्ट में, आपकी 11th-12th की पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि अगर आप सही में टाइम दोगे आपको किसी भी कंप्यूटर गेम वगैरह से ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सच में इंटरेस्टिंग है 11th-12th की पढ़ाई। इतनी इंटरेस्टिंग पढ़ाई ना तो 10th तक थी ना 12th के बाद होगी, बता दे रहा हूँ। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ये इसका ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन है। ठीक है, सीधे सीधे आप डायरेक्शन को इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं कर सकते मोमेंटम से रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हो, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का जो आगे जा रहा है लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से। सामने एक दीवार है, दीवार से टकरा के ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है। ठीक है, वापस आते वक्त इसकी स्पीड हो जाती है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड। पूछा गया है फाइंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कितना होगा ये बताना है, बताइए फटाफट। देखिए मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस माना है, फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन को माइनस माना है। बिना डायरेक्शन माने आप मोमेंटम में चेंज वगैरह निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे पी इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 kg मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर पी फाइनल वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 kg इंटू -20, -20 नहीं सर -10, क्योंकि वेलोसिटी क्या निगेटिव हो गई ना, 10 इंटू -10 दैट इज इक्वल टू -100 kg मीटर पर सेकेंड। इसलिए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू -300 kg मीटर पर सेकेंड। -300 होगा, जिसका 100 आंसर आया है उसने फिर से वही कांड किया है, क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला फाइनल, उसमें से इनिशियल मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, आंसर क्या होगा -300 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, 100 काफी लोगों का आंसर है, 1 2 3 4 5 6 लोगों का आंसर है 100, जो सबका गलत है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक मिनट सर, लास्ट में दिखाइए। ओके सर।
हो गया? ओके। नेक्स्ट है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर रिपीट द फर्स्ट स्टेप, मतलब देखो भाई क्या किया था वहां पे, हम लोगों ने मोमेंटम का डायरेक्शन एज्यूम किया था, सॉरी पहले साइन कन्वेंशन असाइन किया था। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को प्लस मान लिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस मान लिया, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर की तरह हैंडल होगा, स्केलर की तरह हैंडल नहीं कर सकते। ओके। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर एनी गिवन ऑब्जेक्ट और सिस्टम, आप एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए या फिर सिस्टम ले लीजिए, तो उस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम। ऑब्जेक्ट के लिए लोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर सिस्टम के लिए लोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज, सॉरी नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाय डी टी, जहां पी वेक्टर से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ पी वेक्टर इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, तो इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। सो इफ मास इज कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकता। इफ मास इज कांस्टेंट, ये मास डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। इस तरीके से आप नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाल पाओगे। ठीक है बेटा, हाँ या ना? ओके। समझ गया सर। बट जब आप लिखते हो कि नेट external force is equal to mass into acceleration, it already assumes कि mass is constant। अगर mass constant नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। यही आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब देखो, हमें पता है कि नेट फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर आया यहाँ से, मास अगर कांस्टेंट है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? नेट फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, मास इनटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं अगर आई कैप वाले को आई कैप से कंपेयर करूं, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप के कोएफिशिएंट से कंपेयर करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एफ एक्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू ए एक्स एंड एफ वाई नेट इज इक्वल टू मास इनटू ए वाई। आया ना? तो जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है वो कंपोनेंट में भी एग्जैक्टली हूबहू काम करती है। किसी को आपत्ति? किसी को आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं सर। आप x डायरेक्शन में अलग से एफ एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्स लिख सकते हो, y डायरेक्शन में अलग से एफ वाई इक्वल टू मास इंटू ए वाई लिख सकते हो। कोई दिक्कत है? ना ना। ठीक नो सर। ठीक है, तो इसको एक बार सब लोग कॉपी कर लेंगे। मैं शुरुआत से दिखा दे रहा हूँ। कॉपी हो गया? यस। तो इसके आगे का कॉपी कर लो।
हो गया सर। हो गया? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड द मेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग न्यूटन का मेन लॉ क्यों कहते हैं? एनीवन? बाकी दो लॉज इसी से प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज बोथ फर्स्ट फोर्स एंड and third law can be derived from second law. There, that's why we call Newton's second law as main Newton's law of motion. ठीक है? क्योंकि पहले और तीसरे दोनों को सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं, तो मतलब सेकंड लॉ ही लॉ है, बाकी तो ऐसे ही है ना। बट सच्चाई बताऊं तो मेरे को तो थर्ड लॉ सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं सबसे पहले थर्ड लॉ पढ़ाता भी हूँ, आपने देखा ही होगा। क्यों सर? क्यों थर्ड लॉ सबसे ज्यादा पसंद है? क्योंकि फ्यूचर में कभी हो सकता है कि कुछ हम लोगों को और ज्यादा अच्छी हम लोग मेजरमेंट लें, कुछ करें, जिससे सेकंड लॉ शायद इनवैलिड हो जाए, बट थर्ड लॉ इनवैलिड हो इसके चांसेस निग्लिजिबल है। ठीक है, मतलब सेकंड लॉ तो एक मैथमेटिकल लॉ है ना, थर्ड लॉ बहुत ही स्पेशल लॉ है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक, बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा स्पेशल लॉ है। ठीक है, हाँ, ये मेरे को भी पसंद। कॉपी हो गया? ओके, तो देखते हैं कि कैसे ड्राइव करते हैं भाई फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ। तो पहले देखेंगे फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, ये तो बहुत ही आसान है इसलिए इसको मैंने पहले लिख दिया। हमें पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, होता है डीपी वेक्टर बाय डीटी होता है ना। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो dp वेक्टर बाय dt जीरो हो जाएगा, मतलब p वेक्टर विल बी कांस्टेंट, दैट मींस मास इनटू वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यही है ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो पार्टिकल विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद सेम स्पीड अलोंग सेम डायरेक्शन, है ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट लॉ ड्राइव हो गया सेकंड लॉ से। ठीक है, नाउ डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ यूजिंग सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में कुछ था नहीं इसलिए बढ़ाने के लिए कुछ था नहीं उसमें। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ यूजिंग सेकंड लॉ कैसे करेंगे? इसके लिए लेट्स कंसिडर a system of two particles. लेट्स से एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, m2 ने m1 पे फोर्स लगाया है F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1/2। m1 ने m2 पे फोर्स लगाया है लेट्स से F21 वेक्टर। देखिए मैंने दोनों का इक्वल एंड अपोजिट यूनिट ड्रॉ किया क्योंकि अभी तक मैंने प्रूफ नहीं किया है ना। मेरे को इनफैक्ट आधा टेढ़ा भी बना देना चाहिए था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या किया मैंने बोला लेट्स से इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 बाय एक्सटर्नल वेक्टर। इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 बाय एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑन 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर मैं m1 की इक्वेशन लिखता हूं तो m1 के लिए क्या लिख सकता हूं, F1 एक्सटर्नल प्लस F12 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1। आया ना?
1 पे क्या क्या फोर्स लगा, F12 लगा और एक्सटर्नल लगा, राइट। हाँ इन सर। दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। M2 की इक्वेशन अगर लिखी जाए तो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 बाय एक्सटर्नल एजेंट्स प्लस फोर्स ऑन 2 बाय 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2। हाँ या ना? Yes, sir. नाउ इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स ऑन, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो फोर्स ऑन 1 बाय एक्सटर्नल प्लस फोर्स ऑन 2 बाय एक्सटर्नल प्लस फोर्स ऑन 1 बाय 2 प्लस फोर्स ऑन 2 बाय 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1 प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 2। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। दिस इंप्लाइज, क्या मैं लिख सकता हूं कि दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, F net external is equal to, sorry, plus force on 1 by 2 plus force on 2 by 1 is equal to rate of change of P1 vector plus P2 vector। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. That is equal to rate of change of P net vector। हम्म, तो अब हमें पता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट मोमेंटम होता ही है। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया? हेंस प्रूफ। ये आखिरी स्टेप समझ में आई तो बता दो, मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आई है। समझ में आ गया सबको? देखो फिर से सुन, लास्ट स्टेप समझ लो। ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये। तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। हाँ या ना? ओके। Yes, sir. समझ में आ तो गया। मतलब क्या हो गया, आज समझ गया। फोर्स ऑन 2 बाय 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन 1 बाय 2। तो हो गया ना, Yes, sir. तो हो गया हेंस प्रूव्ड। समझ गया सर। कॉपी कर लो।
कॉपी हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे 1 फिर minute. सब। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें सब लोग। संपूर्णा सही है, आदित्य ओझा सही है। ये ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, बस नंबर चेंज है और तो सब कुछ सेम ही सेम है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा इसमें। ठीक है, क्या करेंगे? 2 इंटू -8 फाइनल हो जाएगा, इनिशियल होगा 2 इंटू 10, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आ जाएगा -36 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, सो सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बंगाली इसमें और इसमें अंतर समझते हैं? उनको व और ब में अंतर पता है? किसमें? इसमें और इसमें है। ऑब्वियसली। हाँ सर पता है। बंगालीज को पता है? उनको तो हाँ मतलब सर। वो तो व और ब, उनके लिए तो व होता है ना सिंपल। जानी ना, सब जानी। इन दोनों में अंतर पता है? सर हम लोग हाँ एक ही लेटर यूज नहीं करते, जानी। लेटर्स का कॉम्बिनेशन है डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है, चलो। ये तो थर्ड लैंग्वेज हम लोग का क्लास 8 तक था, 5 से 8 तक हाँ করেছি তখন आईसीएससी सेंट पैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा सर ये हम लोग में भी संस्कृत में था। चलो ठीक है। In the previous problem, ball was in contact with the ball. Ball was in contact with the wall for 0.1 second. Find the force exerted by the wall on the ball. ठीक है, बहुत सिंपल है। बॉल के लिए लिखेंगे, बॉल पे जो फोर्स लगा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू -36 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन 0.1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू -360 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर -360 न्यूटन। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल। ठीक है, यहाँ क्या लिखा था? फोर्स ऑन बॉल बाय वॉल था। 360। अब अभी हाँ, उल्टा ही पूछा जा सकता था, उसमें क्या लिखोगे? उसमें इसी तरीके से सॉल्व करके फिर इसका उल्टा कर सकते हो। मतलब आप डायरेक्टली दीवार पे कितना फोर्स लगाया बॉल ने ये नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दीवार ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया वो निकालोगे, फिर उसका उल्टा हो जाएगा फोर्स बाय गेंद ऑन द दीवार। ठीक है, अंग्रेजी में वॉल बॉल में सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। अब हम अपने बड़े टॉपिक पे आ रहे हैं, अगले स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन एक्सेलरेटिंग बॉडीज। ठीक है, देखो यार, मैं अभी इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम है नहीं। एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, क्या फायदा। इसलिए काम करो आप लोग, बस ये स्टेप्स कॉपी कर लो अभी, जिससे नेक्स्ट क्लास में हमारी कॉपी करने वाला टाइम बच जाए और फिर मैं एक्सप्लेन करते हुए फटाफट आगे बढ़ जाऊं।
हेडिंग दिखाइए ना सर एक बार। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन एक्सेलरेटिंग बॉडीज। अभी तक अपन लोगों ने किसको सॉल्व किया? इक्विलिब्रियम वाले बॉडीज को सॉल्व किया ना। अब सॉल्व करेंगे एक्सेलरेटिंग बॉडीज को। हो गया कॉपी? हमारे सर ये भी कॉपी कर लो। दिखाइए ना। स्टेप 3 भी दिखा दे लो। आप लोगों की फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस 4 हो गई हैं, प्लस डिस्कशन 2 हो गया है ना अब से। यस सर। ठीक है, तो अब सिलेबस सही स्पीड से जा रहा है।